हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड में परफेक्ट नंबर नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे 3 लाइन में डिस्क्राइब करा गया है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो मैंने क्यों बनाया हुआ है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जब इस प्रॉब्लम को एक बंदा पढ़ता है, इसको लीड कोड पर सॉल्व करता है और अपना कोड जब सबमिट करता है तो वहाँ पर आती है टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। इसका मतलब क्या है कि आपके टेस्ट केसेस में भले आंसर सही आ रहा हो, बट उनको कैलकुलेट करने में, उनका सोल्यूशन निकालने में उस इनपुट का टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उस टाइम को कैसे कम करें, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ गई ना। तो हमने इस प्रॉब्लम को 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, जिसमें मैं आपको 3 सोल्यूशन बताऊंगा। वो तीनों सोल्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एक से बढ़ के एक एफिशिएंट होंगे। तो इसको अच्छे से समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखते हैं कि परफेक्ट नंबर हमारा होता क्या है। A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisors। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक डिवीज़र होता क्या है। A divisor of an integer x is an integer that can divide x evenly। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया evenly। अब evenly का मतलब क्या है समझो। जैसे कि मेरा कोई एक नंबर है 6 और एक मेरे पास नंबर है 2। तो क्या 6 इवनली डिवाइड हो पाता है 2 से? तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप डिवाइड करके देखोगे कि भाई 2 3 जा 6 एंड यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पे इवनली का मतलब है ये कि जब भी आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर इवनली डिवाइड हो रहा है। चलो, इवनली का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक डिवीज़र क्या होता है। डिवीज़र कह रहा है किसी एक्स नंबर का डिवीज़र क्या होगा। मान लो एक्स की वैल्यू 6 है, तो वो इंटीजर होगा जो एक्स को इवनली डिवाइड कर पाए। इसका मतलब 6 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है? अरे भाई 1 कर लेता है, और कौन कर लेता है? 2 कर लेता है, 3 कर लेता है, 6 खुद को भी कर लेता है। तो ये सारे क्या हो गए? 1 2 3 और 6 डिवीज़र हो गए। अब क्वेश्चन समझो। एक परफेक्ट नंबर क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बराबर होगा किसके? सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजर्स। इसका मतलब उसके जितने भी डिवीजर्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब का जब सम करोगे ना, तो जो सम आएगा अगर वो इक्वल है हमारे एक्स के, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, हमें उस नंबर को नहीं लेना है। अगर हमारे एक्स की वैल्यू 6 है तो हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे एज अ डिवीज़र। तो हमारे पास कितने नंबर बचे? 1 + 2 + 3, ये 3 डिवीज़र बचे। इन तीनों को ऐड करो, 3 2 5 1 6, इनका सम 6 आ रहा है। क्या ये सम जो आ रहा है क्या वो एक्स के बराबर है? हाँ भाई है। इसका मतलब हमारा एक्स क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक इंटीजर दिया गया है n, हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका एक टेस्ट केस समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है इनपुट नंबर नम इज इक्वल टू 28। तो अगर हमारा नंबर 28 है तो पहले हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं। तो 28 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है? तो आप बताओ, 1 से लेकर 28 तक ऐसे कौन कौन सा नंबर है जो 28 को इवनली डिवाइड करते हैं? 1 2, क्या 3 डिवाइड कर पाता है? नहीं। 4 7 एंड 14, एक और है 28। बट हम जानते हैं बात कि जब हम डिवाइड करते हैं तो 28 को कंसीडर नहीं करना है परफेक्ट नंबर पे। डेफिनेशन में ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैं 28 को यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, तो जो बचे हुए हमारे डिवीज़र्स हैं, इन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 28 आ रहा है। और क्या ये 28, क्या ये सम ऑफ डिवीज़र्स, क्या ये इक्वल है मेरे नंबर के? हाँ भाई है। तो इसके लिए 28 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट में ट्रू रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। एक एग्जांपल समझा दिया। दूसरा एग्जांपल देख लो 6, जो कि ऊपर मैं समझा चुका हूँ। तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा। 496 का ट्रू आ रहा है, 828 का ट्रू आ रहा है, नम इज इक्वल टू 2। 2 के कैसे फॉल्स क्यों आ रहा है? 2 के कितने डिवीज़र होते हैं? 1 से लेकर 2 तक के बीच में नंबर में कितने नंबर 2 को पूरा डिवाइड कर लेते हैं? एक होता है 1 जो डिवाइड कर लेता है, एक होता है 2। और परफेक्ट नंबर के केस में हमें 2 को कंसीडर नहीं करना है ना। तो इसको मैं हटा दूंगा। तो बचा कितना? 1। इसका सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ डिवीज़र आ रहा है 1। क्या सम ऑफ डिवीज़र इक्वल है मेरे नंबर के? नहीं भाई, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। अब आते हैं कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट हमसे कह रहा है कि एक हमारा जो नंबर है, जो इनपुट नंबर है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 10⁸ हो सकती है। तो जब भी हम कंस्ट्रेंट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको किस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10⁸। तो इसको मैं क्या करूँ अभी यहाँ पे, किस तरह से दिमाग लगाऊँ कि भाई इसको किस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे टेस्ट केस में टीएलई ना आए, टाइम लिमिट एक्सीडेड ना आए। ये चीज़ ध्यान देनी है हम लोग को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करने से पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई हमारा जो कंपाइलर है लीड कोड में, वो हमें एक टेस्ट केस को सॉल्व करने के लिए 10⁸
8 यूनिट्स ऑफ टाइम देता है, ठीक है। तो एक टेस्ट केस सॉल्व करने के लिए 10 की पावर 8 यूनिट टाइम होता है, और अगर 10 की पावर 8 यूनिट्स के अंदर हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, हमारा कोड अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है, तो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाती है। तो हमें ये कैसे पता चले कि हमारा कोड हमें किस कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना है कि इतने यूनिट ऑफ टाइम से कम में मेरा कोड चल पाए। तो n की वैल्यू मुझे पता है 10 की पावर 8 है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसका n स्क्वायर में सोल्यूशन लिखूँगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो इसका मतलब n स्क्वायर की जगह यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, 10 की पावर 16 यूनिट टाइम लग जाएगा। तो क्या आप बताओ आपके में TLE आएगी? पक्का आएगी, मतलब n स्क्वायर हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, n स्क्वायर नहीं लगा सकते तो फिर लोग सोचते हैं अच्छा हम क्या n लगा सकते हैं, मतलब n लगाने का मतलब है बिग O ऑफ n में क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बिग O ऑफ n में। तो n की वैल्यू रख दो, तो n की वैल्यू है 10 की पावर 8, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा देखते हैं। अच्छा, तो 10 की पावर 8 यूनिट्स में हो तो जाएगा, बट क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 की पावर 8 यूनिट्स ऑफ टाइम में मेरा कोड, मेरा एक टेस्ट केस चलना चाहिए, अगर मुझे TLE नहीं आने देना है तो मतलब n से भी कम में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ, हम लोग पहले एक सोल्यूशन देख सकते हैं बिग O ऑफ n में, ठीक है, फिर उसको धीमे धीमे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ करने से पहले अब वो सोल्यूशन क्या होगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा था ना, वो अप्रोच जो है वो बिग O ऑफ n वाली ही अप्रोच है। क्यों? कि अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि n की वैल्यू अगर मेरी यहाँ पे 6 है, अगर n की वैल्यू मेरी 6 है तो इसके कितने डिवीजन हो सकते हैं? तो हम लोग करते क्या है, देखो हम लोग अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हैं क्या 1 से डिवाइड कर पाता है कि नहीं। अरे हाँ भाई, 2 भी कर लेता है, 3 भी कर लेता है, 6 भी कर लेता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 डिवीजन्स आ गए। अच्छा, ये हम लोगों ने दिमाग ने क्या करा, मेरे दिमाग ने क्या सोचा कि भाई सबसे पहले 1 से लेके उस नंबर तक जाओ, इन सारे नंबर्स को उठा के बार बार चेक करो क्या ये नंबर्स हमारे n को डिवाइड कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो उनको यहाँ पे ऐड कर दो। सिंपल सा लॉजिक था। अच्छा, ऐड करने के बाद हम इन सब का क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, और जैसे ही हम इसका सम लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी कुछ समथिंग, मान लो ये है मेरा y, और ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये y मेरे n के इक्वल होगा तो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ऐसा कुछ हम लोग का दिमाग करता है, और ये इस चीज़ का भी ध्यान देता है कि भाई हमारे क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि अगर नंबर मेरा 6 है तो हम लोग 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 1 और 2 और 3 ही बचे। तो ये जो अप्रोच है ये क्या कर क्या रही है, मेन काम असल में यहाँ पे हो रहा है ना, 1 से लेके n तक आप जा रहे हो, ठीक है, आप पता कर रहे हो कि भाई कौन कौन से नंबर हमारे n को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक लूप लगाओगे, ठीक है, और वो लूप कितना टाइम लेगा, वो टाइम लेगा n टाइम। तो यहाँ पे अगर मान लो 10, n की वैल्यू 10 है मेरी, ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक 10 बार ही लूप चलेगा। बट अगर 10 की पावर 8 होगी ना, 10 की पावर 8 अगर मेरा यहाँ पे n की वैल्यू हुई, तो 10 की पावर 8 टाइम्स मेरा लूप चलेगा, और इस वजह से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, TLE आ जाएगा, बिग O ऑफ n में सोल्यूशन नहीं सॉल्व होगा। तो पहले अप्रोच ही देख लेते हैं जो हम लोग का दिमाग चलाता है, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत सिंपल है, इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं, जो कि टाइम लिमिट एक्सीडेड आपको 100% देने वाली है। फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम है ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो उसको इस तरह से सॉल्व करो कि दूसरे को समझ में आए, ठीक है। तो आपको एक ये फंक्शन तो दिया हुआ था जहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, तो मैंने क्या करा, दो फंक्शन बनाए, एक था फैक्टर सम और दूसरा था चेक परफेक्ट, ठीक है। मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि जो भी नंबर आया है उसको चेक करो कि वो परफेक्ट है कि नहीं, और जो भी आंसर आया है ट्रू या फॉल्स वो हमें रिटर्न कर दो। इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये कि चेक परफेक्ट, ये बताओ ये नंबर जो है क्या परफेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग चेक परफेक्ट के पास आएंगे यहाँ पे, फिर अब हम चेक करेंगे क्या मेरा n, क्या ये इक्वल है सम ऑफ फैक्टर या सम ऑफ डिवीजर ऑफ n के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, और अब जो है कंट्रोल इसके पास है, ये फंक्शन के पास ऊपर गया। अच्छा, अभी आसानी समझ लेते हैं हो क्या रहा है, अगर मेरा नंबर इक्वल है सम ऑफ डिवीजर्स के तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इतना कोड तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, चेक परफेक्ट वाला, ठीक है। तो ये इतना आइडिया मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये कोड समझ में आ गया, और आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। फैक्टर सम में मैंने क्या करा, फैक्टर सम के अंदर आओ, देखो
ये हमसे एक नंबर लेगा n इनपुट, और हमें जितने भी ऐसे नंबर है, जितने भी डिवीजन हैं, उनको एक फैक्टर नाम की लिस्ट में मैं रख लूँगा। 1 से लेके n तक मुझे एक लूप चलाना है, ठीक है। अब 1 से लेके n तक अगर आप चलाओगे पाइथन में, तो एक चीज़ याद रखना, रेंज 1 to n का मतलब है कि 1 से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट है ना, वो एक एक बार i में आने वाले, मतलब i की पहले वैल्यू होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, और मान लो n की वैल्यू अगर 6 है, तो i की वैल्यू क्या क्या होगी, पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी, क्योंकि रेंज जो है हमेशा एक कम तक चलता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने पहले क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई, अगर n की वैल्यू 6 है तो हमें 1 से लेके 5 तक के ही नंबर को यहाँ पे कंसीडर करना है, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को। सिंपल। मैं एक एक करके एक नंबर उठाता हूँ, चेक करता हूँ अगर n को वो मेरा नंबर डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरह से, मतलब इसका मतलब क्या है, n mod i इज इक्वल टू 0, मतलब जब हमारा n को डिवाइड करा जाता है i से, तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? अगर ऐसा है मतलब इवनली डिविजिबल है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको फैक्टर नाम की लिस्ट में जाके रख दो। सिंपल। तो ये लूप जो है 1 से लेके n-1 तक चलेगा, जो जो नंबर हमारे n को डिवाइड कर पा रहे हैं उनको उठा के फैक्टर नाम की लिस्ट में रख देगा, और फाइनली ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स। अच्छा, अब कुछ लोग ये मत सोचना कि 1 से लेके 6 तक लूप चल रहा है, पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो 1 से लेके 5 तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो, अगर n की वैल्यू 6 है तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2 और 3, 6 तक नहीं, ठीक है, 5 तक ही चलेगा। तो 1 + 2 + 3 मतलब आ जाएगा 5 और 6, और 6 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो 6 यहाँ से रिटर्न होगा, नीचे आएगा चेक परफेक्ट में, क्या 6 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 6 आ रहा है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये प्रॉब्लम तो आपको इतनी समझ में आ गई। अच्छा, अब ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मेन काम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे लूप चल रहा है। लूप कितनी बार चल रहा है, लूप चल रहा है n-1 टाइम। चलो भाई, हमने बिगो ऑफ n में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो देख लिया, बट इसमें क्या आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्यों आ रहा है, मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि 10⁸ मैक्सिमम लिमिट है, और इससे हमें जो टाइम मिलता है 10⁸ यूनिट्स ऑफ टाइम मिलता है, तो उससे कम में ही सॉल्व करना है ना। तो इस वजह से टीएलई आ रहा है। इसको इम्प्रूव कैसे करा जाए, तो मान लो कि मेरे n की वैल्यू 10 है, ठीक है। अभी आप खुद ही इसका जवाब दे दोगे इसको कैसे एफिशिएंट बनाना है। कौन कौन से नंबर 10 को डिवाइड कर पाते हैं, 1, या फिर पहले ये पता कर लेते हैं कि हम चेक किससे करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। तो हम इन सारी लिस्ट ऑफ नंबर्स से एक एक नंबर उठाते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ये नंबर्स 10 को डिवाइड कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे होते हैं तो इनको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग कहाँ रख लेते हैं, डिविजर्स वाली लिस्ट में रख लेते हैं। यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 3 ही नंबर आए ऐसे मेरे डिविजर्स, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बट हमने चेक किससे करा, इन सारे नंबर से करा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 10⁸ होता, यहाँ पे अगर 10⁸ होता तो ये लिस्ट और बड़ी होती जो हम चेक कर रहे थे, ठीक है। तो अब समझो, मेन प्रॉब्लम आ रही है ये सारे ऑप्शंस में। अब ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से नंबर हम हटा सकते हैं। देखो, ये तो पक्का है कि 9 जो है वो कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा 10 को, 7 नहीं कर पाएगा, 6 नहीं कर पाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि 1 से लेके 9 तक हम लोग चेक कर रहे थे, बट अब हम लोग अगर 1 से लेके 5 तक ही चेक करें, क्योंकि भाई उन्हीं नंबर्स को कंसिडर करो जो असल में डिवाइड कर पा रहे हैं। 6, 7, 8, 9 ये सब तो ना कर पाएंगे कभी 10 को डिवाइड, हमें पहले से पता है। तो एक यहाँ से लॉजिक आया कि हाँ यार, हम लोग 1 से लेके n तक क्यों चेक कर रहे हैं। 1 से लेके n तक कहने का मतलब है 1 से लेके, अगर पाइथन के टर्म्स में बोले तो 1 से लेके n-1 तक, ठीक है। 1 से लेके n-1 तक नंबर क्यों चेक कर रहे हैं, हम लोग 1 से लेके n/2 तक चेक कर लेना, तो ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू अगर 10 है तो मतलब हम चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये पाँचों में से जो भी नंबर भाई डिवाइड कर पाएँ उनको उठा के यहाँ निकाल के रख लो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है कि मतलब कोड पूरा वही है, बट यहाँ पे इस लाइन में चेंजेस आ गए। यहाँ पे जो मैंने रेंज दी है, पहले मैं क्या कर रहा था, अगर n की वैल्यू मेरी 100 है, ठीक है, तो मैं 1 से लेके 99 तक लूप चला रहा था और चेक कर रहा था कोई भी नंबर जो हमारे 100 को डिवाइड कर पाए। बट अभी मैं जानता हूँ ना कि मैक्सिमम नंबर जो 100 को डिवाइड कर पाएगा वो कौन होगा, 50, 51 नहीं कर पाएगा, 52 नहीं कर पाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो रेंज है ना, इस रेंज को थोड़ा कम कर दिया, 1 से लेके क्यों ना 50 तक ही चेक करो भाई, सही बात है ना। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या करा कि 1 से लेके n/2 मतलब 50 + 1 51, ताकि वो 50 को कंसीडर करे, क्योंकि हमारा पाइथन में रेंज फंक्शन एक कम तक चलता है ना। तो 1 से लेके 50 तक लिखना, तो रेंज के अंदर 1 से लेके 51 लिखना पड़ेगा।
तो उसलिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा। तो अब मैं आधा टाइम अपना बचा रहा हूँ। असल में इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है, बट मतलब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बोलोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट हम लोग के दिमाग के हिसाब से देखोगे तो हाँ भाई हो गया, क्योंकि 10 की पावर 8 ये एक बड़ा नंबर है। तो 1 से लेकर 10 की पावर 8 तक पता करना है सारे नंबर्स को एक एक करके, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आधा आधा दूरी ही जा रहे हो, ठीक है, तो कम टाइम लगेगा आपको। तो इसलिए आप ये अप्रोच लगाओगे तो भी आपके कोड में टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगी। आपको पूछोगे क्यों, हम तो भाई आधे तक चल रहे हैं 1/2n तक। तो फिर भी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो ना, तो बिग ऑफ 1/2n क्या होता है, 1/2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हट जाता है तो बिग ऑफ n बचता है। फिर भी आप इन टाइम में इसे सॉल्व कर रहे हो, तो अभी भी अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अब सवाल ये है कि भाई अच्छी अप्रोच क्या है। तो ये थी दूसरी अप्रोच, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे और एफिशिएंट कैसे करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कुछ आइडिया आता है तो, और नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का और कौन सा तरीका हो सकता है। ओके, सो जब हमारी n की वैल्यू 50 होगी तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, पहली अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग 1 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 49 आएगा और 50 आएगा। भाई इन सारे नंबर्स में समझना, इन सारे नंबर्स में हमें वो नंबर निकालने हैं जो मेरे n को इवनली डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, अब समझना, अब मैं आपसे कहता हूँ कि 1 को आप उठा के चेक करो, क्या 1 जो है एक डिवीज़र है कि नहीं। आप तुरंत बोल दोगे है, क्योंकि आप जानते हो कि 50 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। पता कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना कि 1, इसको ऐसे 50 डिवाइड बाई 1, 1 इंटू 50, आंसर आता है 50, और माइनस करते हैं, रिमाइंडर आ 0। मेन चीज़ क्या थी, रिमाइंडर 0 रहा। अरे वाह, मतलब मेरा 50 जो है ये डिवाइड हो जाता है 1 से। तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 को देखते हो और कह देते हो हाँ भाई हमें पहला डिवीज़र मिल गया। बट आप यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, क्या, ये 50 भी तो था, 1 के साथ साथ 50 भी तो है भाई, जो 50 को डिवाइड कर लेता है। हाँ, मतलब आपको यहाँ पे ये साइड तो देखनी है, आपको क्वेश्चन भी देखना है जो कि आप नहीं देख रहे थे अभी तक। अच्छा, इससे काम कैसे आसान हो जाएगा समझते हैं। ये समझ में आया ना, 1 और 50 एक बार में दोनों मिल गए। अच्छा जी, अब ये बताओ आप क्या करोगे। आप लूप में दूसरा एलिमेंट उठाओगे 2। अब ये मान लो लूप चल रहा है, ठीक है, ये हमारा लूप चल रहा है, तो दूसरा एलिमेंट उठेगा 2। अब 2 जब 50 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 इंटू 25, आंसर आता है 50, और यहाँ पे आता है 0। तो मतलब हाँ भाई, तो हमें दूसरा नंबर मिल गया 2। अभी तक आप 2 ही देख रहे थे, बट आपको एक और नंबर फ्री में मिल रहा है यार, 25। ये देख ही नहीं रहता है, तो हमें 2 भी मिल गया। हाँ भाई, 2 भी डिवाइड कर लेता है और 25 भी डिवाइड कर लेता है। समझ रहे हो कितना आसान हो रहा है। हम असल में देख एक नंबर रहे थे, जबकि हमें देखना 2 नंबर था। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो लूप है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3 हो जाएगी। तो भाई नहीं, 3 डिवाइड नहीं कर पाता है, 4 नहीं कर पाता है, 5 कर लेता है ना। कैसे कर लेता है आपको कैसे पता, मैं करके दिखाऊंगा। 5 डिवाइड बाई 50, 5 10 या 50, ठीक है, तो 5 तो मिला, 10 भी मिला मेरे भाई। तो 5 को उठाया और 10 को भी उठाया। 10 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मान लिया यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, और इसे और आगे चल रहा है, तो यहाँ से 10 भी आ गया। अच्छा, 6 7 8 9 10, 10 असल में डिवाइड कर पाएगा, बट 10 को तो मैंने पहले ही निकाल लिया है भाई, समझदारी। ठीक है, 11 12 13 14 23 24 25, अरे भाई इसको तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे 50। तो अब आप समझे असल में मैंने कहाँ तक चेक करा, मैंने 1 से लेके 5 तक ही लूप मेरा चलाया, और मैंने n=50 के लिए आंसर निकाल लिया। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सेकेंड अप्रोच में 25 तक लूप चला रहे थे, 25 बार लूप चल रहा था। पहली अप्रोच में मान लो जितनी बार लूप चलता है, मान लो 1 सेकेंड अगर लग रहा है, हाइपोथेटिकली मान लो, ठीक है, तो 50 सेकेंड लगेंगे ना। 1 से लेकर 50 तक पता करो भाई कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर पा रहा है। अच्छा, अब हमने दूसरी अप्रोच में क्या करा, n/2 कर लिया, तो अब हमें 25 सेकेंड लग रहा है पता करने के लिए कि भाई कितने नंबर हैं जो असल में डिवाइड कर पा रहे हैं मेरे 50 को। और तीसरी अप्रोच में हमें सिर्फ 5 सेकेंड लग रहे हैं, क्योंकि हम लूप 1 से लेकर 5 तक चला रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या, देखो हमारा ये तो हमें गिवन है n, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ n=, मेरा कोई एक नंबर ni, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ nj के साथ, तो मेरा n बनता है। ये चीज़ हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। अच्छा हाँ भाई, ये हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं, n मेरा 50 है, ठीक है, ni मान लो मेरा 5 है, और nj मेरा 10 है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे,
हम एन आई मतलब एक हम आई वाला लूप लगाते थे और ये वैल्यू को हम उठा के चेक करते थे, हमें एन पता ही था, बट हर बार हम एन जे को भूल जाते थे। तो समझो 50 जब मेरे पास है, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 50/1 करते थे, आंसर 50 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम ये 50 जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था इसको हम भूल रहे थे। ये हमें कैसे मिलेगा? अगर हम अपने नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। मतलब अगर हमें ये हमारा अगर आई लूप है, ठीक है, तो अगर हम n अपॉन आई करें ना, तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन भी हम निकाल के रख लें पहले से अपने पास, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, बट हो सकता है कि आगे जब हम कोड बताएंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे करा, इससे समझ क्या आया कि भाई हम कहाँ तक चलाएं अपने लूप को। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको इतना पता है कि जब भी मेरे पास n होता है तो मेरे पास एक नंबर है i जो मेरा लूप चल रहा है, और साथ में हम एक क्वेश्चन और निकाल सकते हैं दिमाग लगा के। n अपॉन आई कर लोगे तो q आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार ही लूप चलाएंगे और हम i भी निकाल लेंगे, हम q भी निकाल लेंगे, और ये दोनों नंबर हमारे n को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहे होंगे। और वही जो मेरा i है वो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है ना। यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर मिले, ये सब क्या है, डिवीजर्स हैं, इनको उठा के हम डिवीजर्स की लिस्ट में रख देंगे। अच्छा, अब हम क्या करना है, जब हम इसको डिवीजर की लिस्ट में रख देंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि डिवीजर की लिस्ट में क्या क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, ये सभी आएंगे। हमें कौन से नंबर को नहीं लेना है, हमें 50 को नहीं लेना है। किसे? 50 को हटा दो, बचे कितने, 1 2 5 10 25। अच्छा, जब हम सम निकाल रहे होंगे, देखो हम लोग आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं एंड क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ये ठीक है। ये दोनों निकाल के हम लोग उठा के यहाँ रख देते हैं। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मेरा क्यू क्या आ जाएगा, 50, तो 1 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा भाई। बट हमें 50 को नहीं रखना है ना, तो मान लो हमने रख दिया। अब रख दिया तो भाई हम क्या करें, अगर हमने रख दिया तो हम इसे हटा भी तो सकते हैं, आखिर में हटा देंगे। हमें क्या करना है, क्या है, ये जितने भी डिवीज़र हैं इन सबको ऐड कर लो और आखिर में माइनस क्या कर देना, 50, बस। अब देखो यहाँ प्लस का 50 है, यहाँ माइनस का 50 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी नंबर का हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। कितने नंबर का सम मिल जाएगा, 1 से लेके 1 2 5 10 और 25 का। और फिर जो सम आएगा, इस सम को हम चेक कर लेंगे क्या ये बराबर है मेरे 50 के। अगर ये है तो हमारा 50 क्या है, परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है कि मान लो हमारा एक नंबर है नम, ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लो n1 n2 nm, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे नम को डिवाइड कर पाते हैं। अच्छा, तो अगर मेरा नंबर एन आई से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो हम लोग ऊपर केस में आई ले रहे थे, ठीक है, तो वो एन जे से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे एन जे वही हमारा क्वेश्चन है। तो हमें एन जे की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, एन जे इज इक्वल टू नंबर अपॉन एन आई। आप सिंपल फॉर्मूला लगाते हो, तो इससे ये समझ में आया था कि एन आई इंटू एन जे इज इक्वल टू मेरा नंबर, मतलब आई इंटू क्वेश्चन इक्वल टू नंबर, ये होता है। तो आई को भी हम उठा लेंगे और क्वेश्चन को भी उठा लेंगे। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे अभी वैल्यू निकाली एन आई इंटू एन जे, अपने केस में क्यू लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये इक्वल है नंबर के। अच्छा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये रिलेशन मेरा एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रूट नम इंटू रूट नम, तो ये भी तो इक्वल होगा नम के। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट ऑफ नंबर। तो मेरा आई, यही तो मेरा एन आई क्या था, आई इंटू क्वेश्चन कर रहा था ना, तो आई जो है कहाँ तक चलना चाहिए, रूट नम तक चलना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। और जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पे रूट नम कैसे आया। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे एन आई की जगह आप क्या कर रहे हो, आप एक लूप चलाते हो ना, आई इंटू क्यू हमारा नम के बराबर होता है। ये ऊपर से समझते हुए आ रहे हैं, हम लोग आई को भी उठा लेते हैं और क्यू को भी उठा लेते हैं अब, ठीक है। तो आई और क्यू, आई को कहाँ तक जाना चाहिए, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट ऑफ नंबर। अगर ऐसा कभी होगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ नंबर। और जब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट ऑफ समथिंग इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई को 1 से लेके कहाँ तक चलना चाहिए, अंडर रूट ऑफ नंबर तक चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि भाई हमने क्या करा कि एक लिस्ट में ना रख के हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। हम लोग एक लूप चलाएंगे, इसको मान लो कि यहाँ पे मेरे नम की वैल्यू 50 है, ठीक है, समझना। तो 1 से लेके
हमारा कहाँ तक लूप चलने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 तक। स्क्वायर रूट ऑफ 50 करने के दो तरीके हैं, पहला फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 50, सिंपल ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर रूट होता क्या है, यही तो होता है √50, इसको और क्या कह सकते हो 50 की पावर 1/2, और 50 की पावर 1/2 को तो आप क्या कह सकते हो 50 की पावर 0.5। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50 की पावर 0.5, ये भी, इससे भी हम निकाल सकते हैं हमारा स्क्वायर रूट। एक नया तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आ सकती है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ सकती है, तो उसको इंटीजर में बदल के उसमें 1 जोड़ दो तो इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ये झाम क्यों करा है यहाँ पे इंटीजर से लेके +1 तक, इसलिए करा ताकि हमारा जो रेंज है ना, ये रेंज से भी इंटीजर वैल्यू लेता है। और यहाँ पे जब हम पावर किसी की निकाल रहे होते हैं डेसिमल में, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, तो उसको इंटीजर में बदला और +1 कर लिया, ताकि हम कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जहाँ पे √ नंबर जो होगा ना, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा केस बना था, √num × √num = num। तो ये √num भी हो सकता है किसी केस में डिवाइड कर पा रहा हो, तो इसको भी मुझे कंसीडर करना है। तो इसलिए मैंने क्या करा कि स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के बाद +1 उसमें और कर दिया, क्योंकि जब भी हमारी रेंज चलती है ना तो 1 कम तक चलती है। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके इस पूरी चीज़ की वैल्यू आएगी 7 + 1 मतलब 8, तो 1 से लेके 8 तक ही हमारा लूप चलने वाला है, 8 तक, ठीक है। आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्या मेरा जब हम 50 को 1 से डिवाइड करते हैं क्या आंसर 0 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम में 1 को जाके ऐड कर देंगे। तो आपकी समझ के लिए मैं कह देता हूँ, हाँ भाई 1 यहाँ पे आ चुका है, देखो ऐड हो गया, समझ आना, आ चुका है। अच्छा, इसके बाद और हमें क्या चेक करना है, आई की वैल्यू अगर हमें 1 पता है तो हमें दूसरा नंबर भी पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग नहीं निकाल लेते, याद करो, तो क्वेश्चन क्या आता है, 50 आता है इस मामले में, है ना। तो 50 हमारा कैसे पता चलेगा, अब चेक करो, क्या आई × आई इज़ नॉट इक्वल टू नम, क्या 1 × 1 मतलब 1, क्या 1 नहीं बराबर है 50 के, हाँ भाई 1 तो नहीं बराबर है 50 के, इसका मतलब है कि आप 50 को भी उठा के ऐड कर लो, यहाँ पे सम में जाके ऐड कर लो। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नंबर अपॉन आई करोगे तो क्यू आ जाएगा आपका, क्योंकि आई × क्यू = नंबर होता है। अब आपको क्यू निकालना है, तो नंबर अपॉन आई करोगे तो क्यू आ जाएगा, जो क्वेश्चन है उसको उठा के सम में रख दिया, तो 1 आ गया, 50 आ गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई, एक बार लूप चल गया मेरा। अच्छा, अब दूसरी बार क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 होगी तब समझना क्या होगा, आई की वैल्यू अगर मेरी 2 है तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 25। तो समझना, आई की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग 2 को जाके रख देंगे यहाँ पे, सब में ऐड कर देंगे। फिर क्या 2 × 2 इज़ नॉट इक्वल टू 50, मतलब क्या 4 नहीं बराबर है 50 के, सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे और उसको यहाँ पे जाके रख देंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लाइन ऐसी क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर के अंदर, देखना। तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को उठा के भी रख दिया, तो 2 भी ये जुड़ गया सम में और 25 भी जुड़ गया। इसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, पर 3 तो डिवाइड कर नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 भी नहीं कर पाता डिवाइड। और फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर हम लोग 5 को जाके सम में ऐड कर देंगे। अब हम चेक करें, क्या 5 × 5 इज़ नॉट इक्वल टू नम, क्या 5 × 5 नहीं इक्वल है नम के, तो क्या 25 नहीं बराबर है 50 के, सही बात है। तो हम लोग क्यू जब निकाल रहे हैं ना, नम अपॉन आई, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा, 10 आ रहा है। 5 × 10 जब 50 होता है ना, तो 10 भी आके मेरा यहाँ पे जुड़ गया। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 पे कोड नहीं चलेगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 7, और 7 पे क्या है लूप चलेगा, क्या 50 को जब हम 7 से डिवाइड करें आंसर 0 आता है, नहीं। और फिर आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, और तब तक कि हम लोग बाहर आ जाएंगे लूप से, क्योंकि 1 से लेके 8 तक ही मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई, तो हमें मिला 1 के साथ 50, 2 के साथ 25, 5 के साथ 10। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखना कि हमें आई × आई इज़ नॉट इक्वल टू नम, ये कहाँ पे मदद करेगा, तो इस पे अभी मैं और आता हूँ। आप बस ये समझ गए पहले कि हाँ भाई ये 5 हमें नंबर मिल गया 50 के केस में, सॉरी 6 नंबर मिल गए, 6 डिवीज़र मिल गए। इन सब को उठा के फाइनली मुझे क्या करना है, ये सब कहाँ पे स्टोर है, इनका सम जो है SUM नाम के वेरिएबल पे स्टोर है। अब इन सब से मुझे हटाना किसको है, 50 को हटाना है, तो मैं सम में माइनस कर दूंगा 50, और अगर ये वैल्यू इक्वल है मेरे नंबर के तो हम कह देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इतना तक कोड समझ में आ गया। अब मान लो कि नम की वैल्यू है मेरी 25, इस केस में आपको समझ में आएगा कि मैंने नीचे वाली लाइन यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आई × आई इज़ नॉट इक्वल टू नम।
अच्छा, नम की वैल्यू अगर मेरे 25 होगी, ठीक है, तो ये हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? देखो 1 से लेके नंबर की पावर 0.5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5, 5 प्लस 1 6, तो 1 से लेके 6 तक मेरा ये लूप चलने वाला है। तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 1 होगी। क्या हमारा जब 25 को हम 1 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, तो सम में जाके 1 रख दो, तो सम में पहला नंबर क्या आ गया? 1 ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हमें जो है क्या करना है, क्या 1 इंटू 1 इज़ नॉट इक्वल टू नम? क्या 1 इंटू 1 क्या नहीं इक्वल है मेरे 25 के? तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 25, तो ये कंडीशन भी सही हो गई। और अंदर आके हम लोग क्वेश्चन जब निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? 25, तो 1 भी आ गया सम में और 25 भी आ गया, जाके जुड़ गया सम के अंदर। अच्छा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो क्या 25 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? नहीं। आई की वैल्यू हो गई 3, अब भी डिवाइड नहीं होता है। आई की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या 25 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? नहीं। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या 25 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है? आता है। तो हम सम में जाके 5 को रख देंगे, क्योंकि हमें आई को तो रखना ही है, तो एक पेयर मिल गया 5। अच्छा, और क्यू क्या है? क्यू इस केस में 5 है ना, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो क्या हमें दोबारा 5 को यहाँ रखना चाहिए? आप खुद सोचो, 25 के क्या क्या डिवीज़र होते हैं? 1 है, 5 है और 25 है। और अगर हम अपने इसी लॉजिक से चलें जो कि हम लगा रहे थे, तो 1 25 आ जाएगा, पहले सम में जाके जुड़ जाएगा, अगली बार 5 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को भी तो जोड़ रहे हैं। बट हमें कब क्वेश्चन को नहीं जोड़ना है? जब आई इंटू आई बराबर हो जाए किसके? मेरे नंबर के। यहाँ पे ये रूल लग रहा था कि भाई जब 5 आया तो इस लाइन से 5 मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा, क्या अब हमें दोबारा 5 जोड़ने की ज़रूरत है अपने सम में? नहीं ज़रूरत है। इसको रोकने के लिए ये लाइन है। क्या 5 इंटू 5 मतलब 25, क्या 25 नहीं बराबर है 25 के? कंडीशन हो गई फॉल्स। और इस केस में हमने क्वेश्चन को कभी जोड़ा ही नहीं, जो कि 5 था। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ 1 25 और 5 इन तीन चीज़ों को, इन तीन डिवीजर्स को पकड़ के रखा, और एक जो एक्स्ट्रा 5 आ रहा था ना, उसको हमने हटा दिया। तो ये महत्व था इस लाइन का, जो कि आपको अब समझ में आया होगा। अच्छा जी, तो 1 25 और 5 इन तीनों का सम जो है हमें यहाँ मिल गया। अब उसमें हमें किसको हटाना है? 25 को नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि परफेक्ट नंबर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आएगा 5 + 1 मतलब 6, तो आ जाएगा 6 का 6 बराबर है मेरे नंबर मेरा 25 था, तो ऐसा तो है नहीं, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। 25 के केस में आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर हमने यहाँ पे करा क्या, स्क्वायर रूट तक क्यों चले हैं। इसका मैंने रीज़न आपको ऊपर जस्टिफाई कर दिया है। स्क्वायर रूट को निकालने के आपको 2 तरीके बता दिए थे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, और दूसरा ये स्टार 0.5। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि कब हमें इस क्वेश्चन पार्ट को नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे यही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पार्ट को हमेशा वो पकड़े रहते हैं। तो 5 के केस में 5 इंटू 5 25 आ रहा था, तो 2 बार 5 जुड़ गया था। 25 के केस में 2 बार 5 जुड़ गया था, जबकि इसके सिर्फ डिवीजर जो हैं उनको एक ही बार लेना है। बट अगर हम यहाँ पे ये लाइन ना लगाते और सिंपली सम में हम आई को ऐड कर देते, और इस लाइन की जगह लिख देते कि सम में हम ऐड कर रहे हैं किसको? नंबर अपॉन आई को। ये हम अगर ये लाइन हटा दें यहाँ से सिंपल, और एक ये लाइन लिख दें और एक ये लाइन लिख दें, तो मेरा आंसर जो है 25 के केस में गलत आता। क्यों? क्योंकि 2 बार 5 जुड़ आता। सिंपल सा सीन है, तो मेरा आंसर गलत आता, तो मेरा कोड ना चलता, रॉन्ग आंसर देता। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई, आई इंटू आई इज़ नॉट इक्वल टू नम। तो ये जो मेरा ये अप्रोच है, ये इसमें लूप कितनी बार चल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ओ ऑफ SQRT ऑफ नम। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन करी हुई है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ओ ऑफ SQRT ऑफ नम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजर्स को किसी लिस्ट में नहीं रखा है, सीधा सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दिया है। बट अगर आप लिस्ट रख लोगे तो वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ n हो जाएगी। सिंपल। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी परफेक्ट नंबर की। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।